Hello friends, first of all welcome to my YouTube channel and आज हम लोग एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, वो नया टॉपिक क्या है? तो वो नया टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। एक्चुअली होता क्या है कि बेसिकली जो लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो लिखते हैं वेक्टर, बट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वेक्टर एनालिसिस। मतलब हम लोग इस पूरे वेक्टर को एनालिसिस करेंगे, मतलब उसको हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक वे से और जहाँ तक हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, उसको इलोबरेट करके पढ़ेंगे। एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आपके थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करते हुए पढ़ना है। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जब तुम पूरे वेक्टर एनालिसिस को डिटेल से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ठीक है, मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप वेक्टर पूरा पढ़ने के बाद वेक्टर का कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, आप उसको बहुत इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके जो लोग IIT JEE का और या फिर स्टेट इंजीनियरिंग तो आजकल ख़त्म हो गया है, TTT क्या बोलते हैं उसको, NIT के लिए जो IIT मेंस होता है। ठीक है, तो IIT मेंस हो या IIT एडवांस हो, इन दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो 12th में जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें या कुछ टॉपिक्स या फिर ऐसा कह सकते हो कि कुछ कंटेंट ऐसा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही सिंपल है, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत है और वहाँ से अच्छा खासा मार्क्स आपका कवर अप हो जाता है। जैसे उसमें से एक आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा है आपका 3D, तीसरा है आपका वेक्टर और चौथा है आपका कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस का भी दो पार्ट है, आपको पता है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ा सा फंसने वगैरह का थोड़ा चांस रहता है, बट इंटीग्रल कैलकुलस वो पार्ट है जहाँ पे आप क्वेश्चन 100% एग्जाम में बना के आ सकते हैं। अलजेब्रा में भी बहुत सारा टॉपिक्स है जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स तो है जो कि बेसिक के काउंट में आते हैं, जैसे मान लीजिए सेक्वेंशन सीरीज हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। ये सब का क्या होता है कि ये सब का डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ये सब का एप्लीकेशंस रहता है। ये सब का क्या करेगा, किसी और चैप्टर्स में इन्वॉल्व करके क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अलजेब्रा में और भी कुछ टॉपिक्स है जहाँ से डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन रहता है आपका। उसके बाद और बता दें ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक का जो 7 चैप्टर्स है वो आपका बेसिक है, मतलब उसका आपको आगे चल के यूज होता है। बेसिकली उसमें 3 ही चैप्टर है जहाँ से कि हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खास करके IIT मेंस में क्वेश्चन जरूर रहता है। आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। एक आपका हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, दूसरा होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल और तीसरा होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री में। बाकी इससे पहले जितना भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है सब बेसिक है, और बेसिक का मतलब उतना तो आपको आना ही आना चाहिए। तो कुछ चीज़ था जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि कौन सा मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो आपको IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करते हैं और उसको आप इजी वे में पढ़ के उतना मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब मान के चलिए ना कि 60 से 70% जो है आपका यहीं से रहता है। ठीक है, और बहुत इजी वे में मार्क्स ला सकते हैं। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, अलजेब्रा का कुछ टॉपिक्स जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में जो आपका 3 चैप्टर है, कौन कौन सा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड लास्ट में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो है आपको JEE के प्रिपरेशंस के लिए मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होता है। इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करोगे, और एक बार अगर आपने डिटेल से पढ़ लिया तो आई होप कि उसका क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़रूर बना सकते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, मतलब इस तरह का लेक्चर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता। बहुत मैक्सिमम बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैथमेटिक्स में कौन सा पार्ट पढ़ें। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि अगर आप JEE वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का ये सारा जो टॉपिक्स है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये इजी भी होता है और एग्जाम में 100% इसका मतलब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस।
नाम से ही स्पष्ट है, वेक्टर पढ़ेंगे बट उसका एनालिसिस करते हुए पढ़ेंगे, मतलब उसको हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाते हुए पढ़ेंगे, सोच के पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा टॉपिक है। स्टार्टिंग होता है फिजिकल क्वांटिटी से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप फिजिक्स पढ़ते होंगे तो फिजिक्स में भी वेक्टर पढ़ना है आपको, कि अगर आप 11th-12th में पढ़ते होंगे तो वहाँ भी आपको वेक्टर पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स का वेक्टर और मैथ्स का वेक्टर सेम ही है, लेकिन फिजिक्स में जो है एक लिमिटेड क्या कहते हैं, दायरे तक ही पढ़ना है। ठीक है, मतलब उतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा जो वेक्टर है वो यूज जहाँ भी होगा आपका काइनेमेटिक्स में या जहाँ भी हो वो आपका यूज हो जाएगा, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स में वेक्टर पढ़ना है तो यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैप्टर्स आपका आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बहुत ही हम लोग सिस्टमेटिक वैसे पढ़ेंगे और 0 to टॉप लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, मेरा हमेशा से ये अपना मतलब क्या कह सकते हैं वे रहा है पढ़ाने का, कि मैं कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि सामने वाला पढ़ा हुआ है, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। और हमेशा याद रखिएगा, सीखता वही है जो अपने आप को मान लेता है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है और जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमको सीखना है। ठीक है, तो अगर ये थिंकिंग लेकर के आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब आप 100% एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं। बस इतना मान के चलिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो आपको ये सोच लीजिए कि हमको कुछ भी नहीं आता है, जो सर हमको बता रहे हैं यही हमको सीखना है, यही हमको पढ़ना है और यही हमको जानना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग हमेशा कोई भी चैप्टर 0 से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक जाएंगे। यहाँ भी मैं वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला आपका क्या है, वेक्टर एनालिसिस है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को जो है वो आपका 2 पार्ट में बांटा। फिजिकल क्वांटिटी को कितना पार्ट में बांटा? तो एक हो गया आपका वेक्टर, एक हो गया आपका वेक्टर, और जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं स्केलर। ठीक है, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, एक को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, दूसरे को हम लोग स्केलर बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो जो वेक्टर का डेफिनेशन है, कहता है इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑब्वियस है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी which has both magnitude and direction। ठीक है, ये आप लोग को अच्छी तरह से पता है। अगर कोई भी अगर मान लीजिए कि वेक्टर पढ़े होंगे तो वेक्टर का ये डेफिनेशन आप लिखते हैं कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and direction। लेकिन सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन देने से कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं होता है, उसके लिए एक इंफॉर्मेशन और देना पड़ेगा। क्या? ठीक है, इट फॉलोज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो है आपका ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करता है? फॉलो करता है। अब ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है ये मैं आपको डिटेल से आगे बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे जैसे मान लो यहाँ हो गया फोर्स, ठीक है, दूसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हो गया मोमेंटम, ठीक है, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा। तो ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है ये सारे के सारे जो हैं आपके वेक्टर हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें जो है डायरेक्शन भी होता है, और साथ ही साथ जब हम 2 फोर्स को ऐड करते हैं तो वो सिंपली अलजेब्राइक रूल को फॉलो नहीं करता है, वो क्या करता है? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा आगे क्या होता है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए फिलहाल हम इसका डेफिनेशन जान रहे हैं। स्केलर क्या है? तो स्केलर के बारे में भी लिख सकते हैं कि इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, which has only magnitude
मैग्नीट्यूड, सिर्फ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बाकी इसके पास और डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे डिस्टेंस, उसके बाद मास एक्सेट्रा, ये सब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो बोलिएगा कि 5 किलोमीटर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर किधर, ये चीज़ नहीं इंडिकेट करेगा, बस बताएगा कि 5 किलोमीटर है। या फिर मास ले लो, ठीक है, तो मास जो है आपका क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब कुछ और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं जो कि स्केलर में आता है। तो आई होप कि आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में समझ में आ गया होगा। तो दोनों ही जो होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टराइजेशन को फॉलो करेगा। ये लास्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है स्केलर, इसमें सिर्फ मास होता है, ठीक है। और जब इसमें मास होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसका कुछ एग्जांपल्स हमने लिखा है जैसे डिस्टेंस, मास एक्सेट्रा। और इसका वेक्टर के केस में बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो कुछ नॉन एग्जांपल्स जो कि हम लोग हमेशा जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही सब आता है, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, दीज आर द वेक्टर्स क्वांटिटी, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद का कहानी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए जब हम ये जान लिए कि वेक्टर का क्या डेफिनेशन है, स्केलर का क्या डेफिनेशन है, तो इसके बारे में, वेक्टर के बारे में अभी तो शुरुआत ही हुआ है, इसमें बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है, जानना है। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर, CHARAC, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर्स। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर का मतलब वेक्टर का कैरेक्टर आपको दिखाना है। तो वेक्टर में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स में 3 ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या जी? तो एक लिख सकते हैं आप मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक। हर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होना ही होना है। दूसरा है आपका डायरेक्शन, TION, ठीक है। और हर वेक्टर के पास डायरेक्शन होगा ही होगा, तब वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। ये दोनों तो सब लोगों को पता रहता है। लेकिन जो तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, आई होप नहीं, हमको लगता है कि आप लोग में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कभी नाम भी सुने होंगे, ठीक है। और वो है आपका लाइन ऑफ सपोर्ट, ये है आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक तो आपके डेफिनेशन में ही झलकता है, इसलिए 2 कैरेक्टरिस्टिक आप बहुत इजी वे में बोल देते हैं। लेकिन ये जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है ये आपको नहीं झलकता है, ना ही वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज के बाद से कोई अगर पूछे कि वेक्टर का कितना कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप बता सकते हैं 3 कैरेक्टरिस्टिक होगा। क्या क्या जी? तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और एक लाइन ऑफ सपोर्ट होता है। चलिए दिखा देते हैं आपको। ये मान लो एक वेक्टर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक वेक्टर है। वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को ही हम लोग वेक्टर बोलते हैं। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, उसमें हम क्या किए, एरो लगा दिए। तो जैसे ही हम एरो लगा देंगे तो वो वेक्टर को इंडिकेट करेगा। A से B तक का जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा, और एरो का साइन जो है उसके डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और हर वेक्टर किसी न किसी लाइन का हिस्सा होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट है और हर लाइन सेगमेंट किसी न किसी लाइन का हिस्सा है। तो यहाँ पर AB जो है मैग्नीट्यूड हो गया, A to B डायरेक्शन हो गया, और L लाइन जो है लाइन ऑफ सपोर्ट हो गया, ठीक है। हर वेक्टर किसी न किसी लाइन में लाई करेगा, तो जिस लाइन में भी लाई करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ सपोर्ट कहलाएगा। तो एवरी वेक्टर है जो 3 कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ए लाइन ऑफ सपोर्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को दिखाएंगे कैसे? तो अभी जस्ट आप देख रहे हैं
कि एवरी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो यहां एक लिख सकते हैं, एवरी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, distinguished by initial and terminal point। ठीक है, ये कैसे इंडिकेट करेंगे? कहता है कि हर वेक्टर, एवरी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से इंडिकेट करते हैं। और डिस्टिंग्विश बाय इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। जैसे मान लो यहां देखो, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और बी आपका फाइनल पॉइंट है। तो याद रखिए एरो का साइन जो है बी की तरफ होगा। स्टार्ट ए से हुआ, गया बी की तरफ। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है? ए टू बी एक लाइन है, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, इसका मतलब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो ए टू बी लेंथ और एक क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट, और ए से बी तक का डायरेक्शन मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ए इनिशियल पॉइंट और बी जो है टर्मिनेटिंग पॉइंट बोलता है। ए को क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट, और बी को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग पॉइंट। ठीक है, तो यही जो दिख रहा है आपको ए से बी, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप एक चीज बता सकते हैं कि कोई भी पूछे कि एक वेक्टर क्या होता है, तो सिंपली आप बता सकते हैं इट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन का जवाब दे सकते हैं, वेक्टर इज सिंपली ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो आई होप कि आपको वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एंट्री मारेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसको देखिए, फिर मैं लौट के आता हूं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो बहुत तरह का वेक्टर्स का टाइप होता है जो हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट वेक्टर, सॉरी उसका नाम है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर नाम से ही स्पष्ट है, जीरो वेक्टर। आखिर जीरो वेक्टर नाम क्यों पड़ा? जीरो वेक्टर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो and have infinite number of directions। ठीक है, मतलब जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, बट डायरेक्शंस जो है इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होगा। दूसरे लैंग्वेज में भी कर सकते हो, और इन अदर वर्ड, और इन अदर वर्ड। ठीक है, जीरो वेक्टर उस वेक्टर को बोलेंगे जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? इन अदर वर्ड, ए वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर। ए वेक्टर इज सेड टू बी जीरो वेक्टर। ठीक है, if its initial and terminal points are same। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब जहां से चला वहीं पे रुक गया, तो जब आगे बढ़ा ही नहीं तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा। तो कहता है कि ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जीरो हो जाए, मतलब सॉरी सेम हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो जीरो वेक्टर का डेफिनेशन आप दोनों तरफ से कर सकते हैं।
तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैसे दिखाएंगे? तो ए वेक्टर ऐसे भी दिखाते हैं, मतलब जहां से चला वहीं खत्म हो गया, ए वेक्टर। और भी दिखा सकते हो बी वेक्टर, या फिर इसको जीरो वेक्टर से भी दिखाते हैं। तो जीरो वेक्टर को या तो आप ए वेक्टर दिखाओ, बी वेक्टर दिखाओ, या सिंपली जीरो वेक्टर दिखाओ। तो ये जीरो वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। तो आई होप कि जीरो वेक्टर का दोनों ही डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। या तो आप ये बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड जीरो है और इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है, और दूसरा बता सकते हैं कि जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए वो जीरो वेक्टर हो जाएगा। आपको यहाँ एक डाउट लग रहा होगा कि सर ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन कैसे हो गया? तो आप ही बताइए, जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो? जस्ट लाइक एक पॉइंट है। अब बोलो वहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन? एक लाइन होता है तो लाइन आपको समझ में आता है कि डायरेक्शन या तो इधर होगा या तो इधर होगा, लेकिन एक पॉइंट है तो उसको तो चारों जिधर भी चाहे उधर हम डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो यही कारण है कि जीरो वेक्टर के केस में डायरेक्शन जो होता है वो आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन हो सकता है। ये या कह सकते हैं कि डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। उसको आप डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? इंडिकेट नहीं कर सकते हैं कि किधर जा रहा है, तो आप बहुत तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यही है आपका जीरो वेक्टर, ठीक है। तो आई होप कि आपको जीरो वेक्टर और नल वेक्टर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला वेक्टर, अगला टाइप। हेलो फ्रेंड्स, अब आते हैं यूनिट वेक्टर। नाम से ही स्पष्ट है, यूनिट का मतलब होता है इकाई। इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए। तो यहां लिखेंगे ए वेक्टर इज said to be unit if its magnitude is unity। unity का मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे 1, मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है, एंड इट्स डायरेक्शन इज along that vector from which it make या made, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि कह रहा है वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर कब कहलाएगा? तो कब कहलाएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड जो है 1 हो जाएगा और इसका डायरेक्शन जो है उधर होगा, उस वेक्टर की तरफ होगा जिस वेक्टर से इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं, यहां लिखते हैं लेट वेक्टर ए, याद कीजिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, मान लो कि वेक्टर ए जो है एनी वेक्टर है, इज एनी वेक्टर, ठीक है। देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज। कैसे दिखाएंगे? तो यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका ये होता है, ए लिख लीजिए और ऊपर में जो है कैप चढ़ा दीजिए। ए के ऊपर में टोपी, मतलब इसको बोलते हैं कैप। तो किसी भी लेटर, मतलब स्मॉल अल्फाबेट्स है, इसके ऊपर में अगर आप कैप चढ़ा दीजिएगा तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर को इंडिकेट करता है। और यूनिट वेक्टर कैसे बनता है जी? तो यूनिट वेक्टर बनता है उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। मतलब किसी वेक्टर को अगर हम उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमको एक हमेशा यूनिट वेक्टर मिलता है, और यही है मेरा यूनिट वेक्टर का कहानी, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका डायरेक्शन जो है उधर होगा जिस वेक्टर से उसका फॉर्मेशन हुआ है। सपोज दैट ए कोई वेक्टर ले लिए और उसी से हम यूनिट वेक्टर बना रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन और ए वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर हम ए ही से बना रहे हैं। अगर ए आपका एक सिंपल वेक्टर है तो ए का कैप जो होगा वो उसका क्या होगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये है यूनिट वेक्टर का कहानी। अब यहाँ से एक नोट लिख लीजिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है? कि वी हैव, हमारे पास क्या है जी? हमारे पास है कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड,
ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ हो गया ए का कैप। ठीक है, तो हमको पता है किसी भी वेक्टर के पास दो पार्ट होता है, ए उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, ये जो मॉडुलस वाला पार्ट है ये इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को। किसको इंडिकेट करता है, मैग्नीट्यूड को। इसका मतलब ये जो यूनिट वेक्टर हो गया ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को। ठीक है, ये है कहानी। इसका मतलब एवरी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ एक नोट हम और लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, एक नोट में और लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। नोट ये है, एवरी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ वेक्टर। जो भी यूनिट वेक्टर होगा ना वो आपका क्या होगा, वो हमेशा इंडिकेट करेगा किसको, डायरेक्शन को। तो किसी भी वेक्टर का दो पार्ट होता है, एक उसका मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा उसका डायरेक्शन होता है। तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन के प्लेस पे क्या है, आपका यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर जो है हमेशा आपको उस वेक्टर का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो एक चीज़ आपको यहाँ हम बता देते हैं मैथमेटिक्स में कभी भी आपको डायरेक्शन पूछे तो सीधा सीधी बात है, आप क्या निकालोगे, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। मतलब किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकाल लेते हैं तो वो यूनिट वेक्टर ही उस वेक्टर का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो यही है कि मैथमेटिक्स में किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का तरीका। इफ यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर देन यू मस्ट हैव टू फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। तो आई होप कि ये यूनिट वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वेक्टर्स का और भी टाइप है, तो अगले लेक्चर में मैं और सब टाइप लेके आता हूँ, क्योंकि लेक्चर आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट जो भी टाइप है वो अगले लेक्चर में। ठीक है, तो इसके साथ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर में ही रह के पढ़ाई करें। हैप्पी लर्निंग।